न्यूज आ रही है ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को अपनी ताकत दिखाते हुए नई बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 के सफल परीक्षण का एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने दावा किया कि उसकी यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक दुश्मनों को ढेर करने का दम रखती है। मतलब ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ दो हाथ करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि और अमेरिका और इजरायल की लाख धमकियों के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा, बल्कि उसने अपनी नई मिसाइल को सामने लाकर सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी और उसने यह बता दिया कि वो अमेरिका और इजरायल दोनों से निपटने की क्षमता रखता है, जिसकी एक झलक उसने अपनी खतरनाक मिसाइल खुर्रमशहर 4 के जरिए दी। जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की इस मिसाइल को देखकर सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ गए। इसी वजह से उसने ईरान की इस मिसाइल को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया, जबकि 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए घातक बम GBU-57 की तस्वीरें जारी की थी और यह दावा किया कि उसका यह बम इतना ताकतवर है कि जमीन के अंदर भयंकर तबाही मचा सकता है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान ने भी अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 के सफल परीक्षण का वीडियो जारी किया और यह साफ कर दिया कि वो अमेरिका से भिड़ने और उसे हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं ईरान की इस बैलिस्टिक मिसाइल के सामने आने के बाद अमेरिका तिलमिला गया। Iran's development and proliferation of ballistic missiles poses a serious threat to regional and international security. ईरान का दावा है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम तक विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है। इस बीच सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उसके समर्थन वाले लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। यह दावा अमेरिका की एक वेबसाइट ने वहां के खुफिया विभाग के 2 अधिकारियों के हवाले से किया, जिसमें यह कहा गया कि सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग जैसी तैयारी कर रहे हैं। वहां वो खतरनाक हथियारों के साथ टैंकों से भी हमला करने का अभ्यास कर रहे हैं और उनके निशाने पर सीरिया में बने अमेरिकी फौज के बेस हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी सेना के बेस पर बड़ा हमला हो सकता है, जिसके लिए हिजबुल्लाह ने सीरिया की राजधानी दमिश्क से करीब 45 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व के एक इलाके में हथियारों का भारी जखीरा जमा कर लिया। खबर के मुताबिक इस बार भी अमेरिकी ठिकाने पर 2 महीने पहले जैसा ही हमला करने का प्लान है, जब एक ड्रोन हमले में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई थी, जबकि उसकी सेना के 4 जवान घायल हो गए थे। मतलब हिजबुल्लाह सिर्फ अमेरिका को ही दहलाने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि उसने खुलेआम अमेरिका के दोस्त इजरायल को मिटा देने की धमकी भी दे दी। हिजबुल्लाह ने इजरायल को सीधी चेतावनी दी कि उसका मकसद दुनिया से इजरायल का वजूद मिटाना है और इसके लिए उसने अपनी तैयारी को भी दिखाया। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपने लड़ाकों का दम दिखाया और इजरायल को चेतावनी दी कि जल्द ही उसका खात्मा कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजरायल की वजह से पश्चिम एशिया जंग की आग में जल सकता है, कि इजरायल ने फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और ईरान में युद्ध जैसे हालात बना रखे हैं और इसी वजह से हिजबुल्लाह ने इजरायल को अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसे हल्के में लेना इजरायल के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान खड़ा है। ईरान से ही हिजबुल्लाह को भारी मात्रा में हथियार मिलते हैं और इस संगठन के ठिकाने सीरिया में भी हैं, जहां से वो आसानी से इजरायल को निशाना बनाता रहता है। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। हत्याकांड के 90 दिन बाद दायर पुलिस की पहली चार्जशीट में सदाकत खान को आरोपी बनाया गया, जिसे उमेश पाल की हत्या के 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में दायर चार्जशीट में सदाकत खान पर साजिश में शामिल होने, शूटरों की मदद करने और हत्याकांड की योजना बनाने के लिए हुई बैठकों में भी शामिल होने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 1857 पेज की इस चार्जशीट में हत्याकांड पर विस्तार से जानकारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका के बारे में इस चार्जशीट में पूरी जानकारी है, जिसे आधार बनाकर प्रयागराज पुलिस अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दायर करेगी। इस बीच NIA ने हरियाणा के भिवानी में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में शामिल आरोपी दीपक टीनू के ठिकानों पर छापा मारा। दीपक टीनू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जाता है, जो इस वक्त पंजाब की जेल में बंद है और आरोप है कि उसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए न सिर्फ शूटरों का इंतजाम किया था, बल्कि उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था की थी। और इसी मामले में NIA ने हरियाणा के भिवानी में गैंगस्टर दीपक टीनू के ठिकानों पर छापा मारा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मानसा पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 24 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें दीपक टीनू भी शामिल है। उसे पिछले साल 4 जुलाई को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली की तिहाड़ जेल से पूछताछ के लिए पंजाब ले जाया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर को वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। बाद में उसे राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से हैंड ग्रेनेड तक बरामद हुए थे। उधर पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने एक मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि इमरान खान मानसिक तौर पर बीमार हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल के इस आरोप के बाद शहबाज सरकार के कई मंत्री इमरान पर हमलावर हो गए और उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बताने लगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान खान पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज्यादा मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति सवालों के घेरे में है।
जिसके बाद शहबाज सरकार के कई मंत्रियों ने इमरान को दिमागी रूप से बीमार बता दिया। कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि इमरान ने अपने पागलपन की वजह से ही पाकिस्तान में इतना बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इमरान की जांच 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने की और उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात पर मोहर लगा दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पार्टी के 3 और नेताओं ने पीटीआई से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले फवाद चौधरी समेत कई बड़े नेता इमरान खान की पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। और अब मलिका बुखारी समेत 3 और नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मलिका बुखारी ने पार्टी छोड़ने की वजह अपनी मां की बीमारी बताई, लेकिन इशारों में उन्होंने जता दिया कि वो इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा से नाखुश हैं। क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिका बुखारी ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा की निंदा की और 9 मई को पाकिस्तान के लिए काला दिन बताया। यही नहीं माना जा रहा है कि शहबाज सरकार के पीटीआई नेताओं पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई वाले ऐलान से इमरान खान की पार्टी के नेता डर गए, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। इधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में योगी सरकार के फरमान का असर दिखाई दिया। वहां कई धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतार दिया गया और इसके लिए पूरे जिले में अभियान चलाया गया। प्रशासन ने करीब आधा दर्जन मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकरों को हटवाया। साथ ही पुलिस ने लोगों को दोबारा लाउडस्पीकर न लगाने की हिदायत भी दी। पिछले हफ्ते कानून व्यवस्था पर हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर न हटवाने पर नाराजगी जताई थी और अधिकारियों को फौरन लाउडस्पीकर हटवाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने एक अभियान चलाकर मंदिर और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटवा दिए। इस बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एनकाउंटर के डर से एक हिस्ट्री शीटर ने अपने ही पैर में गोली मार ली। आरोप है कि 50,000 के इस इनामी हिस्ट्री शीटर ने एक इंजीनियर को गोली मारकर घायल कर दिया था और वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जब उस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने पहुंची तो एनकाउंटर के डर से उसने अपने पैर में ही गोली मार ली, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के भय से इसने अपने आप को गोली मार के घायल किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बिजली का बिल जमा नहीं करने पर इंजीनियर ने उस हिस्ट्री शीटर का बिजली का कनेक्शन काट दिया था, जिससे आरोपी भड़क गया और उसने इंजीनियर पर गोली चला दी। उधर रूस की सेना ने काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया में हमले के लिए घुसे यूक्रेन के 6 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। 2014 से पहले क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद से इस पर रूस का कब्जा है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्राइमिया में पुतिन ने परमाणु हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। यही नहीं, पुतिन कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर हमला हुआ तो वो एटम बम का बटन दबाने से भी नहीं हिचकेंगे। जबकि अमेरिका के दम पर जेलेंस्की लगातार पुतिन से क्राइमिया छीनने के हुंकार भर रहे हैं और इसी वजह से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया को निशाना बना रही है। रूस का दावा है कि 24 मई को भी क्राइमिया के अलग अलग इलाकों पर यूक्रेन की सेना ने 6 ड्रोन से हमला बोला, जिन्हें वक्त रहते तबाह कर दिया गया। पिछले महीने ही जेलेंस्की की फौज ने क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में मौजूद एक तेल डिपो को तबाह कर दिया था। इस बीच बखमूत जीतने के बाद रूस ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। जिन कैदियों को रूस ने रिहा किया वो सभी यूक्रेन के वो सैनिक थे जिन्हें युद्ध के दौरान रूस की सेना ने पकड़ लिया था और कैदी बना लिया था। लेकिन बखमूत जीतने के बाद उन सैनिकों को रिहा कर दिया गया, जिसकी पुष्टि खुद यूक्रेन की तरफ से की गई। यूक्रेन ने जानकारी दी कि रूस ने उसके 106 कैदियों को रिहा कर दिया, जिनमें 8 सैन्य अधिकारी और 98 सैनिक शामिल हैं। साथ ही 2 विदेशियों और यूक्रेन के एक नागरिक के शवों को भी यूक्रेन को सौंपा गया, जिसका वीडियो भी आया, जिसमें ताबूत और रिहा हुए सैनिक नजर आए। वीडियो में ये सैनिक खुश दिखे। वैगनर ग्रुप ऐलान कर चुका है कि उसने रूस के लिए यूक्रेन के बखमूत को जीत लिया है, जिसके बाद अब वो यूक्रेन के उन कैदियों को छोड़ रहा है जिन्हें जंग के दौरान पकड़ा गया था। इधर भ्रष्टाचार के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी, क्योंकि एक रोज पहले वो तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन की हालत को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने की मंजूरी दे दी। हालांकि अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जमानत के दौरान वो ना तो दिल्ली से बाहर जाएंगे और ना ही मीडिया से किसी तरह की बातचीत करेंगे। सत्येंद्र जैन को 10 जून को दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ये पहली बार है जब उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक मोबाइल फोन ढूंढने के लिए 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया। पानी की यह बर्बादी जिस कांकेर जिले में हुई, वहां पानी की भारी किल्लत है और लोगों को अक्सर बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन वहां के एक तालाब का सारा पानी खाली करने के लिए 3 दिन तक मशीनें लगी नहीं। भारी भरकम पंप लगाकर तालाब से सारा पानी निकाल दिया गया। आरोपों के मुताबिक राजेश विश्वास नाम के एक फूड इंस्पेक्टर का फोन इस तालाब में गिर गया था। आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर ने अपना महंगा फोन निकालने के लिए पूरा तालाब खाली करवा दिया। 3 दिन लगाकर 21 लाख लीटर पानी तालाब से निकाला गया, तब जाकर फोन को बाहर निकाला जा सका।
लेकिन इस घटना की चर्चा केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश में शुरू हो गई। और कांकेर की इस घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दूसरे से भिड़ गए। ट्विटर पर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर तीखा हमला बोला और भूपेश बघेल पर राज्य में तानाशाही वाला शासन चलाने का आरोप लगा दिया। ये भी कह दिया कि इतने पानी में 1500 एकड़ खेत की सिंचाई की जा सकती थी। लेकिन कांकेर की घटना पर जवाब देने में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्विटर पर ही बता दिया कि एक फोन के लिए पानी की बर्बादी करने वाले अफसर को सस्पेंड किया जा चुका है। उल्टा उन्होंने रमन सिंह की पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ दिया। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के घर को नीलाम करने की तैयारी शुरू कर दी। रूस के मीडिया ने जानकारी दी कि जेलेंस्की के घर की नीलामी से जो पैसे मिलेंगे वो रूस की सेना पर खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए पुतिन जेलेंस्की का घर नीलाम करेंगे। क्योंकि रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में हुए नुकसान की भरपाई जेलेंस्की के घर की नीलामी से मिले पैसों से होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के परिवार ने 2013 में क्राइमिया के तटीय इलाके में 3 कमरों का एक अपार्टमेंट खरीदा था, जहां उनका परिवार छुट्टियां मनाने जाता था। लेकिन 2014 में क्राइमिया पर रूस का कब्जा होने के बाद जेलेंस्की उस घर में नहीं जा सके। अब पुतिन जेलेंस्की से बदला लेने के लिए उनके क्राइमिया में बने घर को नीलाम करने की तैयारी में है। इस बीच चीन और रूस से निपटने के लिए अमेरिका ने साइबर आर्मी बनाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि दुनिया की महाशक्तियों के बीच अब साइबर वॉर हो सकती है, जिसके बाद अमेरिका ने साइबर आर्मी बनाने की प्लानिंग की। और अमेरिकी रणनीतिकारों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और अब अमेरिका में साइबर आर्मी बनाई जाएगी, जो अमेरिका की सुरक्षा के साथ ही विरोधियों की हरकतों पर नजर रखेगी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल अमेरिका के साइबर कमांड ने अल्बानिया के एक ऑनलाइन सुरक्षा मिशन पर काम किया था, क्योंकि अमेरिका में एक साइबर अटैक हुआ था। क्योंकि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पहले ही अपने विरोधियों के खिलाफ साइबर पावर के इस्तेमाल की बात कह चुके हैं। इसके अलावा भी साइबर अटैक के कई मामले सामने आए, जिसके बाद अमेरिका में साइबर आर्मी की मांग तेज हो गई। इधर तमिलनाडु के नागपट्टनम में हिजाब पहनने को लेकर एक बीजेपी कार्यकर्ता एक महिला डॉक्टर पर बरस पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि आरोप है कि उस बीजेपी कार्यकर्ता ने ड्यूटी के दौरान महिला के हिजाब पहनने का विरोध किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें वो उस महिला डॉक्टर से हिजाब पहनने को लेकर बहस करता नजर आया। इस दौरान वो उस महिला डॉक्टर से उसकी वर्दी के बारे में पूछता दिखाई दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नागपट्टनम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। उधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। रियल्टी, बैंकिंग और आईटी शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिनके दम पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 629 अंक बढ़कर 62,501 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 178 अंक चढ़कर 18,499 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में ये तेजी करीब 1% की रही। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच समझौते में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अहम भूमिका निभाई। दावा किया गया कि पुतिन ने दोनों देशों के नेताओं से अलग अलग मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने दोनों देशों को विवादित क्षेत्र नागोर्नो कराबाख पर समझौता करने के लिए तैयार कर लिया। नागोर्नो कराबाख वो इलाका है जिसके लिए दोनों देश पिछले 30 साल से एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। 2020 में दोनों देशों ने 6 हफ्तों तक खतरनाक युद्ध किया था, जिसमें 6,500 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब इस खूनी लड़ाई का अंत होता नजर आ रहा है और इस शांति समझौते में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अहम भूमिका का दावा किया जा रहा है, जिसका मतलब यह कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सालों पुराना झगड़ा खत्म हो सकता है। दोनों देशों के बीच विवादित इलाके नागोर्नो कराबाख पर समझौते के लिए सहमति बन गई, क्योंकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री अजरबैजान के साथ समझौते के लिए तैयार हैं। मतलब ये कि वो नागोर्नो कराबाख को अजरबैजान का हिस्सा मानने के लिए तैयार हैं। असल में आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों नागोर्नो कराबाख पर अपना हक जताते हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के बीच ये विवाद तब बढ़ गया जब अजरबैजान ने लाचिन कॉरिडोर में चेक पॉइंट बना दिया। लेकिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है। लेकिन अब 30 साल पुराने इस विवाद में सुलह का रास्ता निकलता दिख रहा है। हालांकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने 2 टूक कह दिया कि वो नागोर्नो कराबाख में रहने वाले आर्मेनिया के लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उधर दक्षिण अमेरिकी देश गायना के गर्ल्स हॉस्टल में 2 दिन पहले लगी आग की घटना के बाद बड़ी जानकारी सामने आई। दावा किया गया कि हॉस्टल में रहने वाली एक 14 साल की छात्रा ने ही उस हॉस्टल में आग लगाई थी और हादसे के बाद वो भी आग में झुलसकर घायल हो गई थी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये आग दक्षिण अमेरिकी देश गायना की राजधानी जॉर्ज टाउन से 320 किलोमीटर दूर महदिया शहर में बने एक गर्ल्स हॉस्टल में लगी थी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल छात्रों का रेस्क्यू कर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। खबर आई कि जिस 14 साल की लड़की पर हॉस्टल में आग लगाने का आरोप लगा, वो स्कूल प्रशासन से नाराज थी, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने उससे उसका मोबाइल छीन लिया था। खबर है कि लड़की एक उम्रदराज शख्स के संपर्क में थी, जिस पर सख्ती दिखाते हुए स्कूल प्रशासन ने उसका फोन ले लिया, जिसके बाद उस लड़की ने गुस्से में आकर गर्ल्स हॉस्टल में आग लगा दी थी।
इधर न्यूज 18 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में 2000 के नोटों से जुड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें 2000 के नोटों के जरिए काले धन को सफेद करने के खेल से पर्दा उठ गया। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जब से आरबीआई ने 2000 के नोटों के सर्कुलेशन को बंद करने का ऐलान किया, तब से ब्लैक मार्केट में तेजी आ गई और लोग ब्लैक मार्केट में 2000 रुपए के नोटों के बदले सोना और डॉलर खरीद रहे हैं। न्यूज 18 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में इसी गोरख धंधे का पता लगाया और ऑपरेशन ब्लैक चलाया। खबर की सच्चाई पता लगाने के लिए न्यूज 18 खुफिया कैमरों के साथ दिल्ली के सबसे बड़े सर्राफा बाजार पहुंचा और वहां के सर्राफा कारोबारियों से बात की। तो ये सोना हमको क्या रेट पड़ता है मार्केट में? 64,500 में आपको लाल नोट से सोना मिलेगा। सोने का ये रेट 2000 रुपए के नोटों से खरीदारी करने पर है, यानी बाजार में जिस सोने का रेट 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है, ब्लैक मार्केट में वही सोना 2000 रुपए के नोट में खरीदने पर 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा में मिल रहा है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि बाजार में कई ऐसे सर्राफा कारोबारी मिले जो 2000 रुपए के नोटों के बदले बढ़े हुए रेटों पर सोना देने को तैयार थे। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जल्द यूक्रेन को हॉलैंड से F-16 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। हॉलैंड ने ऐलान किया था कि वो जेलेंस्की की सेना के लिए F-16 फाइटर जेट भेजेगा, जिसके मिलने से यूक्रेन की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इसके लिए हॉलैंड ने यूक्रेन के पायलटों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी। वहीं दावा किया गया कि कई और नेटो देश यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दे सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बीते कुछ महीनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर आसमानी हमले तेज किए हैं। बताया गया कि अब इसीलिए पश्चिमी देशों ने भी यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों को देने का मन बना लिया। अमेरिका के F-16 की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में होती है। इसे 9 मिसाइलों और कई दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए हवा से जमीन पर मार करने वाली और एंटी शिप मिसाइलें भी बरसाई जा सकती हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने में जुट गए और इसके लिए उन्होंने स्वीडन से मदद मांगी। यूक्रेन को अमेरिका से कई F-16 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। इस बीच जेलेंस्की ने स्वीडन से भी लड़ाकू विमान मांगे, जिसके बारे में जेलेंस्की ने स्वीडन के रक्षा मंत्री से बात की। उन्होंने रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए स्वीडन से उसका जैस 39 ग्रिपिन लड़ाकू विमान मांगा। चौथी पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान स्वीडन और ब्राजील की नौसेना का हिस्सा है और हल्का होने की वजह से उसकी बहुत डिमांड है। जेलेंस्की ने स्वीडन से यही लड़ाकू विमान मांगे। उन्होंने ये मांग तब की जब स्वीडन के रक्षा मंत्री खुद कीव में मौजूद थे। हालांकि स्वीडन ने फिलहाल यूक्रेन को मदद देने से इनकार कर दिया। स्वीडन ने दलील दी कि उसे अभी अपनी सुरक्षा के लिए ही लड़ाकू विमानों की जरूरत है, क्योंकि स्वीडन को भी पुतिन का डर सता रहा है। जब से स्वीडन ने नेटो में शामिल होने की जिद पकड़ी, तभी से पुतिन उससे खार खाए बैठे हैं। ऐसे में अगर स्वीडन ने अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे दिए तो उस पर खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि जेलेंस्की ने स्वीडन से फाइटर जेट मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। और अब अमेरिका यूक्रेन के लिए बड़ी सैन्य मदद का ऐलान करने वाला है। यूरोप की मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका उसे जो मदद भेजेगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गोला बारूद होगा, जिसके बाद युद्ध में रूस को टक्कर देने के लिए यूक्रेन के पास और भी ज्यादा आधुनिक हथियार होंगे। दावा किया गया कि इस पैकेज का ऐलान अमेरिका के मेमोरियल डे की छुट्टी के बाद किया जा सकता है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन के लिए $30 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ की सैन्य सहायता का ऐलान कर सकता है, जिसके तहत यूक्रेन को मिसाइलें और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलेगा। पिछले साल फरवरी में अमेरिका ने यूक्रेन को भारी भरकम मदद का ऐलान किया था, जिसके बाद इस पैकेज की राशि को और बढ़ा दिया गया। इधर मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में मैतेई समुदाय के एक आदमी की मौत पर भड़के कुछ लोगों ने केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के घर पर हमला बोल दिया। हमले के वक्त केंद्रीय मंत्री अपने परिवार समेत घर पर ही मौजूद थे। तभी कुछ उपद्रवियों ने उनके घर पर पथराव शुरू कर दिया। यही नहीं, गुस्साए लोगों की भीड़ ने केंद्रीय मंत्री और आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार रंजन सिंह के घर को जलाने की भी कोशिश की। ये घटना मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हुई, जहां राजकुमार रंजन सिंह का घर है, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा बल के जवान एक्शन में आ गए। उन्होंने लोगों को हटाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इससे पहले मैतेई समुदाय के एक आदमी की मौत पर कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया। उनका आरोप है कि राज्य में हिंसा फैलने के बाद उनके सांसद ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और न ही पीड़ित लोगों का हाल जाना। इस बीच मणिपुर में कर्फ्यू में ढील देते हुए हिंसा की आग एक बार फिर भड़क गई। मैतेई समुदाय के एक आदमी की मौत के एक दिन बाद गुस्साए लोगों ने केंद्रीय मंत्री और मणिपुर के सांसद के घर पर हमला बोल दिया और कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद उनके घर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। घर के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स नजर आई। इस दौरान उनके घर के बाहर सेना के जवान बेकाबू भीड़ को रोकने की कोशिश करते दिखे। काफी देर तक पुलिस और भीड़ के बीच बहस होती रही। वहीं एक दिन पहले बिष्णुपुर जिले में गुस्साए लोगों ने एक मंत्री का घर जला दिया था और कई जगहों पर तोड़फोड़ की थी। उपद्रवियों में मैतेई समाज की महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने मणिपुर हिंसा में हाल ही में हुई मौत की घटनाओं को लेकर सांसद के घर पर हमला किया। 3 मई को मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा के बाद कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। इधर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी पर लगे 25 लाख के जुर्माने पर रोक लग गई। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
क्योंकि हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच का आदेश दिया था और उन पर 25 लाख का जुर्माना लगाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राहत दी और कलकत्ता हाईकोर्ट के 25 लाख जुर्माने वाले फैसले पर रोक लगा दी। अभिषेक बनर्जी की याचिका में हाईकोर्ट के उस फैसले को वापस लेने की भी मांग की गई, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई और ईडी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उनसे पूछताछ कर सकते हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होगी। उधर बिगड़ते हालात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने यह झूठ फैला दिया कि भारत उस पर हमले की ताक में है जिसके लिए वो बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से वहां बवाल मचा हुआ है और उनके समर्थकों ने सेना के अधिकारियों के घरों पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन हालात जस के तस हैं, इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने यह झूठ फैला दिया कि भारत उस पर हमला करने के लिए बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से सैन्य अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने लोगों को गुमराह करने के लिए भारतीय सेना की कुछ तस्वीरें भी जारी की। साथ ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का ढिंढोरा भी पीटना शुरू कर दिया, जिससे ऐसा लगे मानो जंग जैसे हालात बन गए हों। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो गुस्से में सड़कों पर उतरी अपनी जनता को बरगला सके। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने बड़ा दावा किया और बताया कि इमरान खान और उनके करीबियों ने 9 मई की हिंसा की योजना खुद ही तैयार की थी। पाकिस्तान पुलिस ने दावा किया कि हिंसा के दौरान इमरान के जमा पार्क वाले घर से उपद्रवियों को फोन किए जा रहे थे। मतलब ये कि 9 मई को पाकिस्तान के कई शहरों में हुए बवाल के दौरान हिंसा कर रहे लोगों को सीधे इमरान खान के घर से दिशा निर्देश मिल रहे थे। अपने इस दावे के पीछे पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पुलिस ने इमरान के घर से की गई फोन कॉल की डेटा का हवाला दिया, जिसमें जमा पार्क यानी कि इमरान के घर से पार्टी कार्यकर्ताओं को 400 से ज्यादा फोन कॉल किए जाने का रिकॉर्ड मिला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने दावा किया कि जांच में पता चला कि गिरफ्तारी से पहले इमरान खान ने खुद पार्टी नेताओं और दंगाइयों को उकसाने के लिए 154 कॉल की थी, जिसमें उन्होंने लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमले की योजना बनाई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। इस याचिका के जरिए नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की अपील की गई थी, जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया, जिसका मतलब है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। इस जनहित याचिका के जरिए ये आरोप लगाया गया था कि उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति को न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया गया। इसके साथ ही नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JK महेश्वरी की बेंच ने इसे नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि शुक्र मनाइए कि इसके लिए जुर्माना नहीं लगाया जा रहा। इस बीच नए संसद भवन का नया वीडियो जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले नए संसद भवन का वीडियो सामने आया जिसमें पूरी इमारत को दिखाया गया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा और सेंट्रल हॉल की भी कई तस्वीरें सामने आई। दोनों सदनों में हर सांसद की सीट के सामने मल्टीमीडिया स्क्रीन लगाई गई। लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख की थीम पर बनाया गया है, जबकि राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल है। दोनों सदनों की दीवारों और छतों को भी बेहद खूबसूरत बनाया गया। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 तो राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। इधर नए संसद भवन में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से मंगवाए गए रंग बिरंगे कालीन बिछाए जाएंगे। इसे तैयार करने में भदोही के कारीगरों ने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की, ताकि संसद के नए भवन की सुंदरता में 4 चांद लग सके। भदोही को कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ न सिर्फ अलग अलग राज्यों बल्कि कई देशों में भी कालीन भेजे जाते हैं। हालांकि नए संसद भवन में सिर्फ हाथों से ही बने कालीन बिछाए जाएंगे, जिसके लिए वहाँ के कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया। एक एक धागे से उस कालीन को बुना जाता है और एक लंबे दौर तक ये चलती है। भदोही जिले को कालीनों के लिए GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। GI टैग से किसी चीज का किसी खास इलाके से रिश्ता पता चलता है और ये एक तरह का पेटेंट होता है, जिसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ इसी जगह पर ही बनता है, यानी इस इलाके बाहर इसे कोई नहीं बना सकता। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। मुंबई से वियतनाम के लिए उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट करीब 11 घंटे लेट हो गई और 300 से ज्यादा यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए, जो हंगामा करने लगे, जिससे एयरपोर्ट पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। यात्रियों ने आरोप लगाया कि उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। पानी दो, जिससे कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। यात्रियों का आरोप है कि पहले तो प्लेन में बैठा लिया गया, फिर तकनीकी खराबी का हवाला देकर सबको फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। आरोप है कि 11 घंटे तक यात्रियों को सही जानकारी भी नहीं दी गई। आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए, 2 घंटा रुकिए, करते करते मॉर्निंग में 5:30, 6 o'clock वो बोलते कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर ही पूरी रात गुजारनी पड़ी, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने खतरनाक हथियार म्यांमार पहुंचा दिए, जिसमें हमला करने वाले ड्रोन और ताकतवर मिसाइलें शामिल हैं।
जिन्हें ईरान से एक कार्गो विमान में भरकर पिछले साल की जनवरी से इस साल के अप्रैल महीने के बीच म्यांमार पहुंचाया गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के कार्गो विमान ने 15 महीनों के अंदर 3 बार म्यांमार के चक्कर लगाए। 2021 में म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद ईरान को अपने हथियारों के लिए एक नया बाजार मिल गया। ईरान के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल जनवरी में म्यांमार का दौरा किया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है इसी दौरान ईरान और म्यांमार के बीच हथियारों की डील हुई थी। हालांकि अमेरिका ने सीरिया के चरमपंथी संगठनों को हथियार पहुंचाने के आरोप में ईरान पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद ईरान ने म्यांमार को खतरनाक हथियारों की खेप पहुंचा दी। उधर चीन के 13 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के नजदीक उड़ान भरकर एक बार फिर उसे दहला दिया। चीन पिछले 2 महीनों में कई बार ताइवान के नजदीक अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को भेज चुका है, लेकिन इस बार उसने 13 लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा के नजदीक भेज दिया। इन फाइटर जेट को अपनी सीमा में आते देख ताइवान के होश उड़ गए, क्योंकि उनमें न सिर्फ चीन का घातक J-16 लड़ाकू विमान था, बल्कि 2 H-6 बॉम्बर भी थे। यही नहीं, ताइवान का आरोप है कि चीन के BZK-555 जंगी ड्रोन भी लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर गए, जिसके बाद ताइवान की सेना भी अलर्ट हो गई और उसने अपने लड़ाकू विमानों को उनके पीछे भेज दिया। इसके साथ ही उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। चीन पिछले कई साल से ताइवान को हड़पने की फिराक में है, लेकिन ताइवान की ढाल बने अमेरिका की वजह से वो हमला करने का जोखिम नहीं उठा रहा। इस बीच चीन में जापान के कलाकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। दावा किया गया कि चीन में आयोजित होने वाले जापान के कलाकारों के कॉमेडी शो और म्यूजिकल शो को रद्द कर दिया गया, जो चीन के अलग अलग शहरों में आयोजित होने थे, लेकिन शो शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही रद्द कर दिया गया और चीन के उस कॉमेडी स्टूडियो पर $20 लाख यानी करीब 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, जिसने चीन में इसका आयोजन किया था। दावा किया गया कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने चीन की सेना का मजाक उड़ाया था, जिसे चीन ने अपना अपमान बताते हुए ये कार्रवाई की और कॉमेडियन की तरफदारी करने वाली एक महिला को भी हिरासत में ले लिया। बताया गया कि जिस प्रोग्राम को रद्द किया गया उसमें विदेशी कलाकारों को भी शामिल होना था। इधर 2000 के नोट बदलने के लिए कई जगहों पर खास नियम बनाए जाने की खबरें सामने आई। इस नोट के चलन से बाहर होने के ऐलान के बाद से ही लोग इसे किसी भी तरह खर्च करने की फिराक में हैं, जिसे देखते हुए कई जगहों पर दुकानदारों ने खास नियम तय कर दिए, क्योंकि लोग छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी 2000 के नोट निकाल रहे हैं। इस बीच बेंगलुरु में तो कुछ पेट्रोल पंपों ने यह नियम लागू कर दिया कि कम से कम 1000 रुपए का पेट्रोल या डीजल भरवाने पर ही वो 2000 के नोट लेंगे। वहीं कुछ जगहों पर 2000 के नोट लेने के बदले 100 रुपए कमीशन लेने की भी खबर सामने आई। ज्यादातर दुकानदारों का कहना है कि आरबीआई के नए ऐलान से पहले ये नोट रोजाना 15 से 20 की संख्या में ग्राहकों से मिलते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 150 से भी ज्यादा हो गई है। मतलब लोग किसी भी तरह 2000 के नोट से पीछा छुड़ाने में जुटे हैं। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने मदद के लिए एक बार फिर चीन का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इससे पहले कंगाली से बचने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देकर आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था IMF के सामने महीनों तक गिड़गिड़ा चुका है, लेकिन न तो उसे IMF से कोई मदद मिली और न ही अमेरिका से। इसके अलावा उसने मुस्लिम देशों के सामने भी झोली फैलाई थी, लेकिन उसे इसका भी कोई फायदा नहीं मिला, जिसके बाद पाकिस्तान फिर एक बार अपने पुराने दोस्त चीन के दरवाजे पर पहुंच गया और पाकिस्तान ने इसके बदले CPEC यानी चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कॉरिडोर को दोबारा शुरू करने का ऑफर भी दिया, क्योंकि चीन का आरोप था कि पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने CPEC पर अमेरिका के कहने पर रोक लगाई थी। यही वजह रही कि पाकिस्तान इसे दोबारा शुरू कर चीन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में लग गया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की डील करके कंगाल पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान ने मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो उसे भारी भरकम जुर्माना चुकाना होगा, जो दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के बूते से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पाई के लिए मोहताज है। बेकाबू हो चुकी महंगाई से वहां हाहाकार मचा है और अब वहां के मीडिया का दावा है कि ईरान से गैस पाइपलाइन की डील करके पाकिस्तान ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि अगर अगले साल मार्च तक उसने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो उसे $1800 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। और अगर वो गैस पाइपलाइन बनाता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी मांगी है और मंजूरी नहीं देने पर ईरान को हर्जाने की रकम चुकाने में मदद करने की अपील की। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां शादी समारोह के दौरान कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया का बेटा रोहित खड़िया बंदूक से हवा में फायरिंग करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें विधायक का बेटा आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। इसी दौरान कांग्रेस की विधायक रमीला खड़िया का बेटा रोहित खड़िया अपने साथियों के साथ बंदूक से हवा में फायरिंग करता नजर आया। उसने और उसके साथियों ने आसमान में कई गोलियां दाग दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। जो भी आरोपी होंगे उनकी शिनाख्त करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच दिल्ली में जारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिकारियों को बिना डर और दबाव के काम करने की सलाह दी। दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाई गई वर्कशॉप में उपराज्यपाल ने अधिकारियों का हौसला बढ़ाया और इस बात का भरोसा दिया कि वो अधिकारियों के साथ खड़े हैं, इसलिए अधिकारी बिना दबाव के काम करें। दिल्ली के विज्ञान भवन में अधिकारियों की एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें एलजी विनय कुमार सक्सेना पहुंचे और अधिकारियों को बिना डर के काम करने की सलाह दी कि आप ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, बिना किसी दबाव के काम करें। दिल्ली के एलजी का ये बयान ऐसे वक्त आया जब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया था, जिसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया। उधर अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की कारें जल्द ही भारत में बन सकती हैं। कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क ने यह जानकारी दी, जो फिलहाल अपनी नई फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए एलॉन मस्क भारत में भी विकल्प देख रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि टेस्ला अपनी नई फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढ रही है, जो इस साल के अंत तक फाइनल कर ली जाएगी और हो सकता है कि यह जगह भारत में ही हो। इससे पहले भारत सरकार की तरफ से भी यह जानकारी दी गई थी कि टेस्ला भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकती है। इस बीच रूस और बेलारूस के परमाणु समझौते से जापान बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में जापान ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। असल में यूक्रेन की सीमा से लगे बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत पुतिन की सेना बेलारूस की जमीन को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकती है। इस समझौते के बाद पुतिन ने अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने शुरू कर दिए, जिससे नेटो समेत कई देश रूस और बेलारूस पर भड़क गए। और अब जापान ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। ロシアによる核兵器による威嚇もましてや使用も断じて受け入れることはできません。 असल में रूस और बेलारूस 1200 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, जबकि बेलारूस यूक्रेन के साथ करीब 1084 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसी वजह से नेटो देशों को डर है कि बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों से पुतिन एक ही झटके में यूक्रेन समेत दूसरे नेटो देशों को खत्म कर देंगे। उधर रूस और बेलारूस के बीच हुए परमाणु समझौते ने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। यानी बेलारूस ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। क्योंकि लुकाशेंको का ये नया दावा अमेरिका का चैन छीनने के लिए काफी है। पुतिन के परमाणु हमले के प्लान ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले जब पुतिन ने अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने का ऐलान किया था, उस वक्त भी बाइडेन ने इसे बेहद खतरनाक बताया था, क्योंकि बेलारूस पश्चिम में नेटो देश पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर में उसकी सीमा लिथुआनिया और लातविया से लगी है। ये दोनों भी नेटो के सदस्य देश हैं। और रूस अपनी सीमा में नेटो की बढ़ती ताकत का जवाब देने के लिए बेलारूस में हथियार जुटा रहा है। साल 1991 के बाद ये पहला मौका है जब रूस ने अपनी सीमा के बाहर परमाणु हथियार तैनात करने का फैसला किया है। और इन परमाणु हथियारों को पुतिन की सेना यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात कर रही है। ये खबर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पोलैंड और दूसरे नेटो देशों के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पुतिन के इस कदम से साफ है कि वो आने वाले दिनों में परमाणु हमला भी कर सकते हैं। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी खुद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दी। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि बेलारूस में इन हथियारों की पूरी जिम्मेदारी पुतिन की सेना के हाथों में होगी। हालांकि इस मुद्दे पर रूसी सेना की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन ये खबर जेलेंस्की के साथ साथ कई दूसरे देशों को भी डरा सकती है, क्योंकि यूक्रेन का पड़ोसी बेलारूस पश्चिम में नेटो देश पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर में उसकी सीमा लिथुआनिया और लातविया से लगी है, जो नेटो के सदस्य देश हैं। उधर अमेरिका और उसके साथी देशों के लगाए प्रतिबंधों को धता बताने के लिए रूस और ईरान एक रेल कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जिसके रास्ते दोनों देश व्यापार कर सकेंगे। ईरान पहले ही यूक्रेन की जंग में रूस के साथ खड़ा है। वो अपने शाहिद ड्रोन देकर रूस की ताकत कई गुना बढ़ा चुका है, और अब ईरान रूस के साथ मिलकर नया ट्रेड रूट खड़ा करने में जुट गया है। ये रेल नेटवर्क रूस को फारस की खाड़ी में मौजूद बंदरगाहों से जोड़ेगा, यानी रूस की पहुंच सीधे हिंद महासागर तक हो जाएगी। पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जो डील साइन की है, उसके तहत रेल के इस नेटवर्क का 170 किलोमीटर लंबा एक सेक्शन उत्तरी ईरान से गुजरेगा। वो ईरान के अस्तारा शहर से रश्त शहर तक जाएगा। रूस और ईरान दोनों एक ही मुसीबत के मारे हैं। दोनों पर पश्चिमी देशों ने तगड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इसलिए वो प्रतिबंधों से बचने के लिए इस रेल रूट को बनाने की तैयारी में है। मगर दोनों की राह में एक रोड़ा भी है, जो है अजरबैजान। ईरान और रूस का ये रेल नेटवर्क ईरान के पड़ोसी अजरबैजान से भी गुजरेगा और उसकी और ईरान की ठनी पड़ी है। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद उस तेंदुए को पकड़ लिया जिसने एक महिला की जान ले ली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी, क्योंकि महिला की जान लेने वाला तेंदुआ गांव में घूम रहा था। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना छोड़ दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और वो रात को पिंजरे में फंस गया। जो बाघ
पिंजरे में कैद हो गया है, उसके लिए मैं वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वन विभाग ने उत्तरकाशी के गांव से एक तेंदुए को तो पकड़ लिया, लेकिन खबर आई कि एक दूसरे तेंदुए ने एक ग्रामीण को घायल कर दिया और अब वन विभाग उसे पकड़ने में जुट गया है। इस बीच राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा, जिसके लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एनओसी जारी करने का आदेश दिया। वैसे राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी मांगा था। मानहानि केस में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए संसद में अर्जी दाखिल की थी, जिसका सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया और कोर्ट में कहा कि राहुल को 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं और उन्हें केवल 1 साल के लिए पासपोर्ट मिलना चाहिए। जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट देने के लिए एनओसी जारी करने का आदेश दिया। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि राहुल को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी के वकील ने दलील दी कि नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी और उनकी विदेश यात्रा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। उधर दक्षिण कोरिया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। वहां एशियाना एयरलाइंस के विमान में किसी यात्री ने आसमान में इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया, जिससे फ्लाइट में मौजूद यात्रियों की सांसें अटक गईं। जानकारी के मुताबिक दाएगो एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने से ठीक पहले एशियाना एयरलाइंस के विमान में मौजूद इमरजेंसी दरवाजा किसी यात्री ने खोल दिया, जिसके बाद पूरी फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि विमान का दरवाजा खोलते ही फ्लाइट में मौजूद लोगों को नीचे गिरने का खतरा सताने लगा, क्योंकि उसमें 1-2 नहीं बल्कि 194 लोग सवार थे। हालांकि विमान के क्रू मेंबर ने किसी तरह से इमरजेंसी दरवाजे को बंद किया, तब जाकर सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। इस घटना में करीब 12 यात्री घायल हो गए। इधर पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने ही सैनिकों पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लगता है कि पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी इमरान खान से मिले हुए हैं और इसी वजह से वो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर सेना के उन अधिकारियों से बदला लेंगे जिन्होंने इमरान खान से दोस्ती कर रखी है और इनमें पेशावर, क्वेटा और लाहौर के कोर कमांडर का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि खबर आई कि वो सेना में इमरान समर्थक गुट के साथ थे और उन्होंने पीटीआई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के सेना मुख्यालय से मिले आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि पीटीआई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। इस बीच सेना के 23 पूर्व अधिकारियों को हिरासत में लेने की भी खबर सामने आई। इससे पहले 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के मामले में सेना के 100 से ज्यादा अधिकारियों और उनकी पत्नियों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री ने खुद कहा कि इमरान के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। 9 मई को हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान की संसद में इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक हो सकती है और इसी आर्मी एक्ट के तहत जल्द ही इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले 9 मई को ही हिंसा के मामले में पीटीआई के 16 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और इस एक्ट के डर से अब तक 37 नेता इमरान खान की पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी और पीटीआई के नेता असद उमर का नाम भी शामिल है। यानी जिस आर्मी एक्ट के डर ने इमरान की पार्टी में तहलका मचाया, वो इमरान को अपने फंदे में लेने के लिए तैयार है। शहबाज सरकार में मंत्री ख्वाजा आसिफ तो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि जल्द ही इमरान का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा और इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान के देश छोड़ने पर रोक लगा दी और इमरान खान का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया। जबकि इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान की सेना ने इमरान के सामने गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन जाने का विकल्प रखा है, लेकिन अब वो विकल्प खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके पार्टी पीटीआई के नेताओं पर भी विदेश जाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इमरान का नाम पाकिस्तान की नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया। जिसके बाद इमरान खान ने शहबाज सरकार पर पलटवार करने में देर नहीं की और उन्होंने एक ट्वीट कर शहबाज सरकार को धन्यवाद कहा। साथ ही इमरान खान ने बताया कि विदेश में उनकी कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन ने यूक्रेन को रूस की सीमा के अंदर अमेरिकी हथियारों से हमला करने पर रोक लगा दी। अमेरिका ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि कुछ रोज पहले पुतिन ने तबाह किए गए अमेरिकी हथियारों की कुछ तस्वीरें जारी की थी और यह आरोप लगाया था कि यूक्रेन के साथ चल रही इस जंग में अमेरिका के हथियार रूस के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से अमेरिका ने यूक्रेन को दो टूक कह दिया कि उसके हथियारों का इस्तेमाल रूस के इलाकों पर हमले के लिए न किया जाए। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच लड़ा जा रहा है, न कि अमेरिका और रूस के बीच। हालांकि अमेरिका ने जेलेंस्की की सेना को इस बात की इजाजत दे दी कि वो यूक्रेन में पुतिन के सैनिकों के खिलाफ अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। इस बीच बखमुत में अपने लड़ाकों के मारे जाने से बौखलाए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन एक बार फिर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़क गए। इस बार उन्होंने उनकी बेटी और दामाद का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा और ये आरोप लगाया कि सर्गेई शोइगु के बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वो दूसरों के बच्चों को यूक्रेन की जंग में मरने के लिए छोड़ रहे हैं।
असल में येवगेनी प्रिगोजिन बखमुत में अपने लड़ाकों के मारे जाने से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। उनका आरोप है कि सर्गेई शोइगु के इशारे पर ही बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई नहीं की गई थी, जिससे बड़ी संख्या में उनके लड़ाके मारे गए। कुछ रोज पहले भी येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के मारे जाने का ठीकरा सर्गेई शोइगु और रूस के सेना प्रमुख वलेरी गेरासिमोव पर फोड़ा था, और अब एक बार फिर उन्होंने शोइगु की बेटी और दामाद का जिक्र करते हुए उन पर अपनी भड़ास निकाली। इधर उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया। बदन सिंह पिछले 4 साल से फरार है, उस पर अब तक 2.5 लाख का इनाम घोषित था, जिसे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए कर दिया। पश्चिमी यूपी का शातिर अपराधी बदन सिंह बद्दो साल 2018 में मेरठ पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था, जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। हालांकि बदन सिंह की मदद करने पर उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब तक बदन सिंह का सुराग पता लगाने में यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ नाकाम रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 2.5 लाख का इनाम घोषित किया और अब उसे 5 लाख का इनाम भी बना दिया है। पुलिस अब तक ये तक पता नहीं कर पाई कि बदन सिंह बद्दो देश में ही कहीं छिपा बैठा है या फिर देश छोड़कर फरार हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले उसकी एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई। जांच करने पर उस इंस्टाग्राम हैंडल की लोकेशन लंदन में मिली थी। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने गाड़ी जब्त करने के मामले में सुनवाई करते हुए बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को लताड़ लगा दी। हाईकोर्ट ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को गाड़ी जब्त नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने गाड़ी जब्त करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा। पटना हाईकोर्ट ने 19 मई को जबरन गाड़ियों को जब्त करने के 5 मामलों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया और कहा कि लोन न चुकाने वाले गाड़ी मालिकों से जबरन गाड़ी को जब्त करना अवैध है। इसके साथ ही गाड़ी जब्त करने वाले बैंकों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उधर ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने इराक में घुसकर आतंकी संगठन आईएसआईएस के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। वहां के मीडिया के मुताबिक इराक के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद पहाड़ियों के बीच आतंकियों ने ठिकाने बना रखे थे, जिन पर ब्रिटेन ने यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों से बम बरसाया और वहां तबाही मचा दी। हालांकि इराक के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि ब्रिटेन की तरफ से किए गए इस हमले में आईएसआईएस के कितने आतंकी मारे गए। वहां के मीडिया के मुताबिक इराक की सेना को पिछले महीने इस बात का पता चला था कि उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद पहाड़ियों के बीच आतंकी संगठन आईएसआईएस ने 2 ठिकाने बना रखे हैं, जिसके बाद इराक ने 2 मई को आतंकियों के ठिकाने को तबाह करने के लिए ब्रिटेन को हरी झंडी दे दी। इसके बाद ब्रिटेन ने दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में एक यूरोफाइटर टाइफून से हवाई हमला कर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इधर जापान से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। आरोप है कि वहां एक शख्स ने फायरिंग और चाकू से हमला करके 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें 2 तो पुलिस वाले ही हैं। इसके बाद हमलावर एक मकान में छिप गया और अगले दिन पुलिस के हत्थे चढ़ पाया। और उससे पहले मध्य जापान की नाकानो सिटी के एक रिहायशी इलाके में करीब 12 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। पुलिस की भरी पूरी टीम ने इलाके में डेरा डाल दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट और शील्ड लेकर पुलिस वाले इधर से उधर भागते दिखे। फिर जब संदिग्ध अगली सुबह मकान से बाहर निकला तब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया गया कि हमलावर ने पहले एक महिला का पीछा किया और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस वारदात की खबर मिलते ही जब 2 पुलिस वाले वहां पहुंचे तो हमलावर ने उन पर भी गोलियां चला दी। बताया गया कि 31 साल का हमलावर जापान के एक नेता का बेटा है। उसने ऐसा क्यों किया ये साफ नहीं है। जापान में इस तरह की वारदात न के बराबर होती हैं, इसलिए ये पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत चीन सीमा पर बनी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन ने मॉडल विलेज बसा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने महज 100 दिन के अंदर एक पूरा गांव तैयार कर लिया और चीन का ये मॉडल विलेज उत्तराखंड के बाराहोती के दूसरी तरफ चीन की सीमा में बसा है। ये इलाका 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा के सेंट्रल सेक्टर में आता है और LAC से महज 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 300 घरों के इस गांव में चीन ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी। इसके साथ ही अपने सैनिकों के रहने और सैन्य गतिविधियों के लिए कई कैंप भी तैयार कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिकों ने इस इलाके में गश्त भी बढ़ा दी। हालांकि भारतीय सेना की नजर इस इलाके में चीन की हर हरकत पर बनी हुई है। इधर सूत्रों के मुताबिक बैंकों को अब उन लोगों की जानकारी आयकर विभाग से साझा करनी होगी जो बड़ी तादाद में 2000 के नोट बदलवाने के लिए बैंकों में जमा कराएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को बैंक से बदलने के लिए 30 सितंबर तक की सीमा तय की है। और सूत्रों का दावा है कि जो लोग इन नोटों के जरिए बड़ी रकम बैंक से बदलवाएंगे उनकी जानकारी बैंकों को आयकर विभाग को भी देनी होगी। बताया गया कि बैंक में बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट के जरिए 10 लाख और चालू खाता यानी करंट अकाउंट के जरिए 50 लाख से ज्यादा के नोट बदलवाने वाले लोगों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर रखेगा। माना जा रहा है कि इससे काले धन की अदला बदली पर लगाम लगाना आसान हो जाएगा। उधर रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेन की तरफ से भारी बमबारी की खबर आई। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर पिछले 1 साल से रूस का कब्जा है, लेकिन अब यूक्रेन की फौज वहां हमले तेज कर रही है और वहां कई इलाकों में इसका असर भी दिखने लगा। रूस की फौज का एक सैनिक वहां मीडिया से बात कर रहा था कि अचानक वहां एक तेज धमाका हो गया। इसके बाद जो हुआ
ब्रेक के बाद। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बिजली का बिल जमा नहीं करने पर इंजीनियर ने उस हिस्ट्री शीटर का बिजली का कनेक्शन काट दिया था, जिससे आरोपी भड़क गया और उसने इंजीनियर पर गोली चला दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी ईरान ने अमेरिका और इजरायल को अपनी ताकत दिखाते हुए नई बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 के सफल परीक्षण का एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने दावा किया कि उसकी ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक दुश्मनों को ढेर करने का दम रखती है। मतलब ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ दो हाथ करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि और अमेरिका और इजरायल की लाख धमकियों के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा, बल्कि उसने अपनी नई मिसाइल को सामने लाकर सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी और उसने ये बता दिया कि वो अमेरिका और इजरायल दोनों से निपटने की क्षमता रखता है, जिसकी एक झलक उसने अपनी खतरनाक मिसाइल खुर्रमशहर 4 के जरिए दी। जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की इस मिसाइल को देखकर सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ गए। इसी वजह से उसने ईरान की इस मिसाइल को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया, जबकि 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए घातक बम GBU-57 की तस्वीरें जारी की थी और यह दावा किया कि उसका यह बम इतना ताकतवर है कि जमीन के अंदर भयंकर तबाही मचा सकता है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान ने भी अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 के सफल परीक्षण का वीडियो जारी किया और ये साफ कर दिया कि वो अमेरिका से भिड़ने और उसे हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं ईरान की इस बैलिस्टिक मिसाइल के सामने आने के बाद अमेरिका तिलमिला गया। Iran's development and proliferation of ballistic missiles poses a serious threat to regional and international security. ईरान का दावा है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम तक विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है। इस बीच सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उसके समर्थन वाले लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। ये दावा अमेरिका की एक वेबसाइट ने वहां के खुफिया विभाग के 2 अधिकारियों के हवाले से किया, जिसमें यह कहा गया कि सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग जैसी तैयारी कर रहे हैं। वहां वो खतरनाक हथियारों के साथ टैंकों से भी हमला करने का अभ्यास कर रहे हैं और उनके निशाने पर सीरिया में बने अमेरिकी फौज के बेस हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी सेना के बेस पर बड़ा हमला हो सकता है, जिसके लिए हिजबुल्लाह ने सीरिया की राजधानी दमिश्क से करीब 45 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व के एक इलाके में हथियारों का भारी जखीरा जमा कर लिया। खबर के मुताबिक इस बार भी अमेरिकी ठिकाने पर 2 महीने पहले जैसा ही हमला करने का प्लान है, जब एक ड्रोन हमले में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई थी, जबकि उसकी सेना के 4 जवान घायल हो गए थे। मतलब हिजबुल्लाह सिर्फ अमेरिका को ही दहलाने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि उसने खुलेआम अमेरिका के दोस्त इजरायल को मिटा देने की धमकी भी दे दी। हिजबुल्लाह ने इजरायल को सीधी चेतावनी दी कि उसका मकसद दुनिया से इजरायल का वजूद मिटाना है और इसके लिए उसने अपनी तैयारी को भी दिखाया। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपने लड़ाकों का दम दिखाया और इजरायल को चेतावनी दी कि जल्द ही उसका खात्मा कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजरायल की वजह से पश्चिम एशिया जंग की आग में जल सकता है, कि इजरायल ने फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और ईरान में युद्ध जैसे हालात बना रखे हैं और इसी वजह से हिजबुल्लाह ने इजरायल को अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसे हल्के में लेना इजरायल के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान खड़ा है। ईरान से ही हिजबुल्लाह को भारी मात्रा में हथियार मिलते हैं और इस संगठन के ठिकाने सीरिया में भी हैं, जहां से वो आसानी से इजरायल को निशाना बनाता रहता है। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। हत्याकांड के 90 दिन बाद दायर पुलिस की पहली चार्जशीट में सदाकत खान को आरोपी बनाया गया, जिसे उमेश पाल की हत्या के 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में दायर चार्जशीट में सदाकत खान पर साजिश में शामिल होने, शूटरों की मदद करने और हत्याकांड की योजना बनाने के लिए हुई बैठकों में भी शामिल होने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 1857 पेज की इस चार्जशीट में हत्याकांड पर विस्तार से जानकारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका के बारे में इस चार्जशीट में पूरी जानकारी है, जिसे आधार बनाकर प्रयागराज पुलिस अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दायर करेगी। इस बीच एनआईए ने हरियाणा के भिवानी में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में शामिल आरोपी दीपक टीनू के ठिकानों पर छापा मारा। दीपक टीनू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जाता है, जो इस वक्त पंजाब की जेल में बंद है और आरोप है कि उसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए न सिर्फ शूटरों का इंतजाम किया था, बल्कि उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था की थी। और इसी मामले में एनआईए ने हरियाणा के भिवानी में गैंगस्टर दीपक टीनू के ठिकानों पर छापा मारा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मानसा पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 24 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें दीपक टीनू भी शामिल है। उसे पिछले साल 4 जुलाई को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली की तिहाड़ जेल से पूछताछ के लिए पंजाब ले जाया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर को वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। बाद में उसे राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से हैंड ग्रेनेड तक बरामद हुए थे।
उधर पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने एक मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि इमरान खान मानसिक तौर पर बीमार हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल के इस आरोप के बाद शहबाज सरकार के कई मंत्री इमरान पर हमलावर हो गए और उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बताने लगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान खान पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज्यादा मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति सवालों के घेरे में है, जिसके बाद शहबाज सरकार के कई मंत्रियों ने इमरान को दिमागी रूप से बीमार बता दिया। कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि इमरान ने अपने पागलपन की वजह से ही पाकिस्तान में इतना बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इमरान की जांच 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने की और उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात पर मोहर लगा दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पार्टी के 3 और नेताओं ने पीटीआई से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले फवाद चौधरी समेत कई बड़े नेता इमरान खान की पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और अब मलिका बुखारी समेत 3 और नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मलिका बुखारी ने पार्टी छोड़ने की वजह अपनी मां की बीमारी बताई, लेकिन इशारों में उन्होंने जता दिया कि वो इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा से नाखुश हैं। क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिका बुखारी ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा की निंदा की और 9 मई को पाकिस्तान के लिए काला दिन बताया। यही नहीं माना जा रहा है कि शहबाज सरकार के पीटीआई नेताओं पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई वाले ऐलान से इमरान खान की पार्टी के नेता डर गए, जिसके बाद उन्होंने पार्टी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लंदन में भी प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर कुछ वैसी ही घटना हुई है जैसी इसी हफ्ते अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर हुई थी। लंदन में जिस डाउनिंग स्ट्रीट इलाके में प्रधानमंत्री का दफ्तर और आधिकारिक आवास है, उसके मेन गेट से एक कार टकरा गई है। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि ब्रिटेन इस घटना को आतंकी हमला नहीं मान रहा है, मगर इसी तरह अमेरिका में भी एक ट्रक ने राष्ट्रपति के दफ्तर के पास लगे सिक्योरिटी बैरियरों को टक्कर मार दी थी और उसी से मिलती जुलती घटना में लंदन में कार प्रधानमंत्री दफ्तर तक पहुंच गई। इस मामले की सामने आई तस्वीरों में वो सिल्वर कार 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी यूनाइटेड किंगडम के पीएम के दफ्तर के मेन गेट से भिड़ी नजर आई। बताया गया कि इस एक्सीडेंट के वक्त प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने दफ्तर में ही मौजूद थे। तुरंत पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया और पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वो तो शुक्र रहा कि कार तेज रफ्तार में नहीं थी, इसलिए हादसे में किसी को चोट नहीं आई। लेकिन इस एक्सीडेंट से पूरे ब्रिटेन में हड़कंप मचा है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि जब डाउनिंग स्ट्रीट में आम लोगों की एंट्री ही नहीं है तो फिर कार वहां जा क्यों रही थी। उधर रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेन की तरफ से भारी बमबारी की खबर आई। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर पिछले 1 साल से रूस का कब्जा है, लेकिन अब यूक्रेन की फौज वहां हमले तेज कर रही है और वहां कई इलाकों में इसका असर भी दिखने लगा। रूस की फौज का एक सैनिक वहां मीडिया से बात कर रहा था कि अचानक वहां एक तेज धमाका हो गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बदहवास होकर भागते दौड़ते लोग इधर उधर छुपने लगे। कुछ सैनिक तो बम की मार से बचने के लिए सड़क पर ही लेट गए, जबकि कुछ लोग वहां आसपास मौजूद पेड़ों के पीछे छिपकर बचने की कोशिश करते दिखे। यूक्रेन ने वहां इतनी भारी बमबारी की कि कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके की शक्ल बदल गई। हर तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर दिखा। बताया गया कि हमले में शहर के साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने क्रेमलिन के अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया कि पुतिन के करीबी ही उनकी जान ले सकते हैं, मतलब पुतिन अपने ही लोगों के हाथों मारे जा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने की वजह से पुतिन के कई करीबी उनके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रूसी सेना यूक्रेन पर हमला करे। लेकिन पुतिन अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर धावा बोल दिया। इसी वजह से पुतिन के कई करीबी उनके खिलाफ हो गए और अब पश्चिमी मीडिया ने रूस के राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि पुतिन के करीबी उनकी हत्या कर सकते हैं। ये भी दावा किया गया कि पुतिन की जान लेने के लिए साजिश रची जा चुकी है। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने बयान दिया था कि रूस के जिन लोगों को मारने के लिए लिस्ट बनाई गई थी, उनमें पुतिन टॉप पर थे। और अब ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन के आसपास रहने वाले लोग ही उन्हें मारने की फिराक में हैं। इधर केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों पर विवाद खड़ा हो गया। असल में रिजल्ट आने के बाद 44वीं रैंक पर एक ही नाम के 2 कैंडिडेट ने दावा कर दिया और अपने अपने एडमिट कार्ड भी दिखाए, जिन पर एक ही रोल नंबर दर्ज है और दोनों का नाम तुषार कुमार है। हालांकि दोनों के नाम छोड़कर बाकी सारी डिटेल अलग थी। एक कैंडिडेट बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं तो दूसरे कैंडिडेट हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं। यूपीएससी ने जैसे ही रिजल्ट जारी किया, दोनों कैंडिडेटों ने अपने सिलेक्शन का दावा कर दिया। हालांकि हरियाणा के रहने वाले तुषार के घर वालों ने बताया कि वो दिल्ली गए हुए हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है। फोन मिला, फिर फोन ही बंद आ रहा है कल से, उसके बाद पता ही नहीं हो कहाँ है। वहीं बिहार के भागलपुर के रहने वाले तुषार कुमार ने पुलिस से मामले की शिकायत की। उधर ईरान के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अपने देश के नागरिकों को ईरान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि ईरान में ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर जाने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता है और किसी न किसी बहाने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जाती है। खबर के मुताबिक ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को सलाह दी कि ईरान में उनके ऊपर खतरा है,
क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट पर ईरान में मौजूद लोग लगातार वहां की पुलिस के निशाने पर है। और ऐसे ही कई लोगों को हिजाब आंदोलन के दौरान जेलों में ठूस भी दिया गया था, क्योंकि ईरान ने आरोप लगाया था कि वहां हिजाब पर मचे बवाल के पीछे ब्रिटेन का भी हाथ है। इसी वजह से ईरान में रहने वाले ब्रिटेन के नागरिक वहां की पुलिस के निशाने पर रहे, जिसके बाद अब ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी कि वो ईरान जाने से बचें। इधर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राम राज्य पर दिए बयान ने नई बहस छेड़ दी, क्योंकि उन्होंने राम राज्य को देश की जरूरत बताया, जबकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राम राज्य वाले बयान पर नई बहस छिड़ गई और मामला हिंदू राष्ट्र बनाम राम राज्य होता दिखा, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम राज्य को देश की जरूरत बताया, हिंदू राष्ट्र को नहीं। हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमको राम राज्य की आवश्यकता। जिसके बाद कांग्रेस इस नई बहस में कूद पड़ी। इंसानियत का धर्म यदि ध्वस्त हो गया तो न राम राज्य काम आएगा, न हिंदू राष्ट्रवाद काम आएगा। पिछले कई दिनों से बागेश्वर धाम वाले बाबा देश के अलग अलग हिस्सों में सभा कर रहे हैं और लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राम राज्य की मांग ने मामले को अलग ट्रैक पर ला दिया। इस बीच तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी के घर समेत उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे। सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का करीबी माना जाता है। दावा है कि वो काफी दिनों से इनकम टैक्स विभाग के रडार पर थे। जिसके बाद आयकर विभाग ने चेन्नई और कुरूर में मौजूद उनके करीबियों के घर पर छापे मारे। जानकारी के मुताबिक कुरूर में सेंथिल बालाजी के भाई के घर पर कई घंटों तक छानबीन चली। साथ ही चेन्नई में मौजूद उनके एक घर पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा पूरे तमिलनाडु में मौजूद उनसे जुड़े करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। इस दौरान उन ठेकेदारों और कारोबारियों से पूछताछ भी की गई जिनके तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी से अच्छे संबंध हैं। इधर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने वाली अमेरिका की नामी कंपनी ओपन एआई के सीईओ ने यूरोप में काम बंद करने की धमकी देने के बाद यू टर्न ले लिया। यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कानून बना रही है। इसी बात पर भड़ककर ओपन एआई के सीईओ ने पहले कहा था कि अगर कानून ज्यादा ही सख्त हुआ तो उनकी कंपनी यूरोप से निकल जाएगी। लेकिन जब ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के बयान पर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया तो वो अपने बयान से पलट गए। उन्होंने विवाद से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ट्विटर पर लिख दिया कि कंपनी यूरोप में काम जारी रखने के लिए उत्सुक है और उसका यूरोप से निकलने का कोई प्लान नहीं है। ओपन एआई वही कंपनी है जिसका बनाया एडवांस चैटबॉट चैट जीपीटी पूरी दुनिया में छाया हुआ है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्मार्ट तकनीक से चलने वाले प्लेटफॉर्म की चुनौतियों से पूरी दुनिया दो चार हो रही है। इसलिए कई देश उन पर लगाम लगाने की तैयारी में है। उधर उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में फटे ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट होने से दहशत फैल गई। ज्वालामुखी से लगातार राख और धुआं निकल रहा है, जो हवा के रुख के साथ और खतरनाक होता जा रहा है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। ये नहीं, ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट हो रहा है, जिसकी वजह से डराने वाले हालात बन गए। प्रशासन को आसपास के इलाकों में स्कूल तक बंद करने पड़े, क्योंकि दावा यह किया गया कि ज्वालामुखी के 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये ज्वालामुखी मेक्सिको के पुएब्ला में फटा, जो 15 मई से ही धधकने लगा था और अब उससे निकलने वाली राख और धुआं आफत बन चुके हैं। लगातार हो रहे विस्फोट ने तो लोगों की हालत और खराब कर दी, क्योंकि इसकी वजह से मेक्सिको सिटी में कई विमानों को रद्द करना पड़ा, जबकि कुछ ने देरी से उड़ान भरी। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम गीत गाने के दौरान जमकर बवाल हुआ, जिसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पार्षद और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़ गए। क्योंकि आरोप है कि एआईएमआईएम के पार्षद वंदे मातरम के दौरान खड़े नहीं हुए थे, जिसके बाद लोगों से खचाखच भरे हॉल के अंदर पहले धक्का मुक्की शुरू हुई, फिर नौबत मारपीट तक आ गई। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एआईएमआईएम पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह से बाहर निकाल दिया। वहीं बीजेपी नेताओं के भी इस मामले में तेवर तल्ख दिखे। वंदे मातरम का गान आज नहीं तो कल तो करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम गाने के दौरान एआईएमआईएम के पार्षद कुर्सी पर ही बैठे रहे, जिसके बाद बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं को गुस्सा आ गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। उधर आर्मेनिया अपने दुश्मन अजरबैजान के खिलाफ दो देशों के बीच विवाद सुलझाने वाली यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया। उसने कोर्ट से अपील की कि वो आर्मेनिया से नागोर्नो कराबाख तक जाने वाले लाचिन कॉरिडोर नाम की सड़क से अजरबैजान का ब्लॉकेड हटवाए, जो कि अजरबैजान ने पिछले महीने से लाचिन कॉरिडोर की एंट्री पर लगाया हुआ है। और लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता है। नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है। इसलिए आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख तक पहुंचने के लिए लाचिन कॉरिडोर की जरूरत है। नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं, इसलिए आर्मेनिया की वहां जान बसती है। यही वजह है कि वो चाहता है कि अजरबैजान लाचिन कॉरिडोर को खोल दे। इस बीच इटली के नौसैनिकों ने भूमध्य सागर में फंसे सैकड़ों लोगों की जान बचाई। उसने 2 दिनों के अंदर करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू किया। बताया गया कि सवार सभी लोग लीबिया से निकले थे।
जो भूमध्य सागर में फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए इटली के नौसैनिक पहुंचे और रात में ही उन्होंने उनका रेस्क्यू किया। भूमध्य सागर में फंसे सभी लोगों की मदद करने के लिए नौसैनिक पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और उन्होंने उन्हें दूसरी नाव पर शिफ्ट किया। इटली के नौसैनिकों ने रात में 650 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। इससे पहले उन्होंने 400 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी, लेकिन 500 लोगों से भरी एक नाव अब भी लापता होने की खबर है कि लापता नाव में 45 महिलाएं और 56 बच्चे सवार थे, जिनकी तलाश जारी है। इटली की तरफ से इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, क्योंकि अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए दिन रात कोशिश की जा रही है। उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर इजराइल की सेना की रेड ने जंग की शक्ल ले ली। बताया गया कि छापे से भड़ककर फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल के सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी, तो वहीं इजराइल ने भी एंटी टैंक मिसाइलें चला दी और इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त झड़प शुरू हो गई। बताया गया कि इजराइल ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए चलाया क्योंकि वो कैंप में छिपे चरमपंथियों को गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन इजराइल के एक्शन पर आग बबूला फिलिस्तीनियों ने टायर फूंक दिए। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इजराइल के सैनिकों पर पेट्रोल बम दे मारे। जवाब में इजराइल की सेना ने भी लोगों पर फायरिंग कर दी। इस हिंसा में कम से कम 8 लोग घायल हो गए। इधर द केरला स्टोरी के बाद एक और फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर विवाद खड़ा हो गया। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने दावा किया कि उनकी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और उनका मकसद प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। तो सच की आवाज को दबाने के लिए मुझे जेल भेजा जा सकता है और जेल में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वसीम रिजवी हैं, जो 2021 में हिंदू धर्म अपनाकर जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए थे। उन पर द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म के जरिए पश्चिम बंगाल की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। उधर एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने बताया कि उसे अपनी बनाई ब्रेन चिप को अमेरिका में इंसानों पर टेस्ट करने की मंजूरी मिल गई है। एलॉन मस्क का ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर कामयाब हो गया तो दिव्यांग लोग भी हिलडुल पाएंगे और बातचीत कर सकेंगे। बल्कि एलॉन मस्क का प्लान तो ये तक है कि उनकी कंपनी की वायरलेस ब्रेन चिप से लकवे का भी इलाज हो सके और जो लोग जन्म से नहीं देख सकते उनकी आंखों की रोशनी भी वापस लाई जा सके। बताया गया कि एक सिक्के की साइज की ये चिप इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से लिंक कर देगी। इस चिप को दिमाग में फिट करने पर वो दिमाग में पैदा होने वाले हर सिग्नल को समझ लेगी और फिर ब्लूटूथ के जरिए सारी जानकारी कंप्यूटर या मोबाइल जैसे डिवाइसों को पहुंचा देगी। इससे दिव्यांग लोग अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। एलॉन मस्क की कंपनी बंदरों में इस चिप का ट्रायल कर भी चुकी है। उसने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी जिसमें कुछ बंदर जिनमें ब्रेन चिप फिट थी वो प्रेजेंटेशन में वीडियो गेम खेलते नजर आए थे। इस बीच एक दिन पहले अचानक ट्विटर के ठप होने के बाद उसके एक बड़े अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह घटना तब हुई जब एक दिन पहले ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दावेदार फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस का इंटरव्यू ले रहे थे। तभी अचानक किसी तकनीकी खराबी की वजह से ट्विटर ठप हो गया, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए ट्विटर के इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख फुआद दाबीरी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। क्योंकि एक दिन पहले ट्विटर में जो तकनीकी खराबी आई उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार बताया गया। और जब ट्विटर ठप हुआ उस वक्त खुद ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार रॉन डिसेंटिस का इंटरव्यू ले रहे थे और जैसे ही उन्होंने दावेदारी का ऐलान किया ट्विटर बंद हो गया, जिसके बाद पूरे अमेरिका में एलॉन मस्क की आलोचना होने लगी थी। इधर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को अहंकार छोड़ देने की नसीहत दे दी। असल में एक रोज पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता पर बुरी तरह भड़क गए थे, जिसका वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके दिग्विजय सिंह को अहंकारी बता दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और मुसलमानों से माफी मांगने की मांग कर दी। दिग्विजय सिंह को सार्वजनिक रूप से बुरहानपुर के मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए। असल में एक रोज पहले बुरहानपुर जिले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुस्से में अपनी ही पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता मोहम्मद अबरार को मंच से उतार दिया था। ऐसा ठीक है, आपको जाना चाहिए, बैठना तो बैठिए। जिसके बाद वो बैठक छोड़कर चले गए, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी को दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने का मौका मिल गया। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी तंज भरा ट्वीट करके पलटवार किया। इस बीच कोरिया की चेतावनी के बावजूद दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने उसकी सीमा के पास साझा सैन्य अभ्यास किया, जो दोनों देशों के बीच सैन्य गठबंधन के 70 साल पूरे होने पर किया गया, जिसमें दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैनिकों ने लाइव फायरिंग का अभ्यास किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के बीच ये सबसे बड़ी वॉर प्रैक्टिस है, जो साल 1977 से शुरू हुई थी और अब तक दोनों देशों के बीच 11 बार मिलिट्री ड्रिल हो चुकी है। यानी एक तरह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को हद में रहने की चेतावनी दी है। और ये अभ्यास किम जोंग उन के लिए बड़ा संदेश भी है, क्योंकि वो आए दिन दक्षिण कोरिया को तबाह करने की चेतावनी देते रहते हैं। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बिना नाम लिए इमरान खान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। वो इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान के सैनिकों के शहीदी दिवस के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे,
जहां उन्होंने दो टूक कह दिया कि जिन लोगों ने सेना के स्मारकों को नुकसान पहुंचाया उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लोगों को उकसाने और भड़काने का आरोप भी लगाया और ये चेतावनी दी कि सेना के अपमान को ना तो सेना भूलेगी और ना ही पाकिस्तान की जनता। साथ ही ये भरोसा भी दिया कि इस साजिश को रचने वाले लोगों का जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कई शहरों में सेना के स्मारक और सेना के अफसरों के घरों पर हमले किए गए थे, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इस बीच दावा किया गया कि पाकिस्तान हमले के डर से अब तुर्की से अपने टैंकों के लिए सुरक्षा कवच खरीदने जा रहा है, जिसके लिए पिछले महीने पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसरों ने तुर्की का दौरा भी किया। दावा है कि पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत मिसाइल हमले कर उसके टैंकों को तबाह कर देगा, जिससे बचने के लिए वो तुर्की से एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम खरीदने जा रहा है, जो टैंकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है। असल में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम टैंकों के ऊपर लगाया जाने वाला एक डिवाइस है, जिसमें लगा रेडार टैंकों की तरफ 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने वाली मिसाइलों तक को भांप सकता है। इसके बाद उन्हें रोकने के लिए दूसरी तरफ से मिसाइलें चलाई जाती हैं, जो दुश्मन की मिसाइल को टैंक तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देता है, ताकि टैंक को कोई नुकसान न पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान पहले इसकी डील यूक्रेन से कर रहा था, लेकिन जंग की वजह से ये नहीं हो पाया, जिसके बाद उसने इसके लिए तुर्की से मदद मांगने का फैसला लिया। इधर दुनिया भर के मानवाधिकार के मामलों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHRC ने पाकिस्तान के हालात पर चिंता जताई। UNHRC ने पाकिस्तान में हुई हिंसा और नेताओं की गिरफ्तारी को कानून पर खतरा बताया और पाकिस्तान की सेना पर सख्त टिप्पणी करते हुए इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करार दिया। वहीं पाकिस्तान में 9 मई को ही घटना की निष्पक्ष जांच कराने पर जोर दिया गया। असल में 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में पूरे पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी और कई लोगों की जान भी चली गई। उसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेताओं की गिरफ्तारी हुई। वहीं इन मामलों की सुनवाई सैन्य अदालतों में हुई, जिस पर UNHRC ने चिंता जताई। उधर अमेरिका पर कंगाली के संकट के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने वहां की जनता को जल्द समाधान निकालने का भरोसा दिया। हालांकि दुनिया का सबसे अमीर देश इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और हालात ये हैं कि वहां नकदी की भारी किल्लत हो गई। अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि उसे पुराने कर्ज समय पर चुकाने के लिए नए कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई और नए कर्ज की मंजूरी नहीं मिलने पर अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगातार घाटे में चल रही है और वहां हर नागरिक पर इस समय कुल करीब $94,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 72 लाख का कर्ज हो गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका हर रोज कर्ज पर ब्याज चुकाने में $130 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के लोगों को सब कुछ ठीक होने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का भरोसा दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका के 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों में चीन के निवेशकों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि वहां पर यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि बीते 1 दशक में चीन के निवेशकों ने अमेरिका में 5 गुना ज्यादा जमीनें खरीदी। ये आंकड़ा अमेरिका के कृषि विभाग ने जारी किया, जिसमें जानकारी दी गई कि 2011 में अमेरिका में चीन के निवेशकों के पास 69,000 एकड़ जमीन थी, जो 2021 में बढ़कर करीब 4 लाख एकड़ हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका के 2 दर्जन से भी अधिक राज्यों में चीन के लोगों को जमीन खरीदने पर रोक लगाने वाला एक विधेयक पारित किया गया। इस मामले में कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, जो चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के नागरिकों को अमेरिका की खेती वाली जमीन खरीदने से रोकेगा। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक होटल में खाने में थूककर परोसने पर बवाल हो गया। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने उस होटल में काम करने वाले आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस पर आरोप है कि वो लोगों को खाना परोसने से पहले या खाना पैक करने से पहले उसमें थूकता था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने में इसकी शिकायत की। उनके अलावा वहां के कुछ लोग भी उसके खिलाफ थाने में पहुंच गए। उनका आरोप है कि उस होटल के मालिक सलाम कुरैशी और अयूब कुरैशी के कहने पर ही ऐसा किया गया। बाद में पुलिस ने खाने में थूककर परोसने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन की जंग कई साल तक खिंच सकती है। इससे पहले दिमित्री मेदवेदेव ने युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर भी जोर दिया था और उनके इस बयान ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था। अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ युद्ध अभी रुकने वाला नहीं और ये लंबे वक्त तक चलेगा। इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु युद्ध शुरू होने का दावा किया था और कहा था कि अगर यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में रूस हार गया तो परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने उनके इस बयान की आलोचना की थी। दिमित्री मेदवेदेव रूस में पुतिन के समर्थक माने जाते हैं और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। इधर पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान भारत से रिश्ते ठीक करने के लिए छटपटा रहा है, क्योंकि उसकी जीडीपी विकास दर 60 साल में पहली बार 0 के करीब पहुंच गई।
और इसे डूबने से बचाने के लिए पाकिस्तान अपना कटोरा लेकर भारत की तरफ देख रहा है और भारत से मदद मिल जाए इसके लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर उनके ही सांसद दबाव बना रहे हैं ताकि भारत से रिश्ते सुधारने के लिए वो कदम आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां की सेना भी कुछ ऐसा ही चाहती है जिससे भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते जल्द पटरी पर आ सके ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत से व्यापार बंद कर लिया था, साथ ही राजनयिक संबंध भी उसने कम कर लिए थे। उधर रूस ने अमेरिका पर सीरिया में आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग देने का आरोप लगा दिया। रूस के एक बड़े अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीरिया में आतंकियों को ट्रेनिंग के साथ अमेरिका ने उन्हें हथियार भी दिए और दावा किया कि अमेरिका ने सीरिया में अपने सैन्य अड्डे पर आईएसआईएस के खतरनाक आतंकियों को ट्रेनिंग दी। रूस की खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका ने सीरिया, जॉर्डन और इराक की सीमा पर मौजूद अल तन्फ सैन्य अड्डे का इस्तेमाल आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए किया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने आतंकियों को हथियार भी मुहैया कराए। हालांकि रूस के खुफिया विभाग के अफसर के दावे पर अमेरिका की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। इस बीच जापान से बढ़ती नजदीकी पर चीन ने नेटो को चेतावनी दे दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेटो को हिंद प्रशांत महासागर तक अपना विस्तार नहीं करना चाहिए, जिसके बाद चीन और नेटो के बीच टेंशन बढ़ गई क्योंकि नेटो जापान में अपना दफ्तर खोलना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि जापान में नेटो का ऑफिस खुलने का मतलब यह है कि वहां नेटो देशों की सेनाएं तैनात हो जाएंगी और नेटो की कोशिश होगी चीन और रूस को चुनौती देने की। इसलिए चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि जापान में नेटो का दफ्तर खुले। कुछ रोज पहले ही जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ये बयान दे चुके हैं कि भले ही उनके यहाँ नेटो का दफ्तर खुलेगा लेकिन जापान इस सैन्य संगठन में शामिल नहीं होगा। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बाल्टिक सागर के ऊपर एक बार फिर अमेरिकी बॉम्बर ने उड़ान भरी जिस पर रूस भड़क गया। 2 दिन पहले उसी इलाके में अमेरिकी सेना के 2 बॉम्बर दिखाई दिए थे जिन्हें रूस ने खदेड़ने का दावा किया था, लेकिन एक बार फिर अमेरिकी सेना के एक बॉम्बर ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरकर पुतिन के गुस्से को भड़का दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के बम बरसाने वाले विमान ने बाल्टिक सागर में रूसी सीमा के नजदीक उड़ान भरी। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि रूस की सीमा के पास पहुंचा अमेरिका का ये कौन सा बॉम्बर था, लेकिन खबर है कि उसे देखते ही रूस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पीछे अपने लड़ाकू विमानों को भेज दिया। 2 दिन पहले ही उसी इलाके में अमेरिका के 2 बॉम्बर दिखाई दिए थे जिन्हें खदेड़ने के लिए रूसी सेना ने उनके पीछे सुखोई 27 लड़ाकू विमान उड़ा दिए थे। इस बीच समंदर में तैरती पुतिन की जासूसी मछलियों से यूरोप में खलबली मच गई। खबर है कि रूस की जासूसी व्हेल को नॉर्वे के तट के पास गश्त लगाते हुए दोबारा देखा गया, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों को दूर रहने की सलाह दे दी गई क्योंकि बताया गया ये व्हेल जानबूझकर खुद को नावों के करीब ला रही है जिससे समुद्री यातायात को भी खतरा पैदा हो गया। खबरों के मुताबिक रूस लंबे समय से मछलियों को जासूसी की ट्रेनिंग दे रहा है। इसके लिए क्राइमिया में मिलिट्री डॉल्फिन सेंटर तक खोला गया है। दावा यह किया गया कि इन मछलियों को गहरे समंदर में गोता लगाने और तटों की निगरानी करने के काम में लगाया जा सकता है। वहीं दावे के मुताबिक ये मछलियां दुश्मनों के जासूसी जहाज और पनडुब्बियों पर निगरानी भी रखती हैं। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका ने समंदर में ईरान को रोकने के लिए अपने लड़ाकू विमान का तैनात करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने पिछले कुछ महीनों में समंदर में मौजूद उसके कई जहाजों को आगे बढ़ने से रोक दिया था, जिससे निपटने के लिए अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब अपने फाइटर जेट तैनात करने का ऐलान कर दिया। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास मौजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है जिसे ईरान अपना बताता है और आए दिन वहां से गुजरने वाले जहाजों को रोक भी लेता है। अभी पिछले हफ्ते ही उसने अमेरिका और दुबई के जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत देने से मना कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने वहां अपने खतरनाक जंगी जहाज भेज दिए ताकि ईरान की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। अच्छा हुआ किनारा कटाव में आ गया, अच्छा हुआ किनारा कटाव में आ गया, दरिया रुका हुआ था बहाव में आ गया। सौगात की एक बात कही राव ने, करवट बदल के सांस ली थी जमीन ने और आसमान यूं ही तनाव में आ गया। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौगात की एक बात।